This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. सो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स के माहौल में क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करते हैं एंड डिजिटल करेंसीज़ का क्या रोल हो सकता है वो हमने इससे प्रायर एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया है. आई थिंक इट वाज पॉडकास्ट नंबर 10 आई गेस 10 और 11. सो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स का जैसा था, इफ़ यू आर टेकिंग अ लोन दैन द बैंक हैज़ टू पे यू एन इंटरेस्ट ऑन इट. तो ये जो चीज़ है फिर अगेन इट बॉल्स डाउन टू द सेम कंक्लूजन कि अगर आपको लोन लेने पे इंटरेस्ट मिल रहा है और डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सो व्हाई वुड यू कीप योर मनी इन द बैंक. तो अगर डिजिटल करेंसीज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजिटल करेंसीज, ओके, सो अगर ये इंट्रोड्यूस होती हैं तो क्या है कि हर इंडिविजुअल को, जैसे अभी उनका बैंक अकाउंट है वैसे उनको एक पर्सनल वॉलेट मिलेगा जिसमें वो करेंसी एनी टाइम प्रेजेंट रहेगी एंड सिंस इट इज़ इन द डिजिटल फॉर्म तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. तो एनी हाउ अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट में उस करेंसी को डिपॉजिट करके रख रहे हो तो वो बेसिकली आपके अकाउंट में हमेशा आपका जो भी वेल्थ है करेंसी के फॉर्म में वो हमेशा ही वहाँ डिपॉजिटेड रहेगा. वहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बैंक कभी भी काट सकता है. सो यहाँ पर बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके लिए बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आगे चल के बिटकॉइन माइट बिकम द वर्ल्ड करेंसी. अब ये आर्ग्यूमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. इसके पीछे की जो रीजंस है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. उसका रीज़न ये है कि भी बिटकॉइन जो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी. अब ऑब्वियसली कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो एक सेंट्रल बैंक हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाले लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, दे वुडंट वांट टू प्ले अराउंड विद अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी. बेसिकली एक ऐसी करेंसी जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते. सो ऑब्वियसली व्हाट दे वुड वांट इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी. अब सेंट्रलाइज्ड करेंसी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा जिस करेंसी के लिए अभी बात हो रही है कि इन द फ्यूचर इट माइट बिकम द वर्ल्ड करेंसी, दोज आर SDRs लाइक स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ओके, सो SDRs ऐसे कुछ बहुत स्पेशल नहीं है. इट्स बेसिकली अ पूल ऑफ डिफरेंट करेंसीज. काफ़ी अलग अलग जो करेंसीज हैं उनका बेसिकली एक पूल बनाया जाता है एंड वहाँ से स्पेशल ड्राइंग राइट्स का ओरिजिनेशन होता है. अब बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट द थिंग इज कि अगर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को भी वो डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या होगा कि अभी जैसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में यू विल गेट टू सी देयर आर लॉट ऑफ स्टेबल कॉइन्स. तो स्टेबल कॉइन्स बेसिकली क्या है, दे आर जस्ट fiat currencies in the digital form. At the moment I do not understand the hype behind stable coins. क्यों इतना ज़्यादा hype है stable coins को लेके? बिकॉज अगर आप USDT tether का अगर आप केस लेते हो तो USDT tether में क्या है कि उनकी ट्रेजरी में जितने US डॉलर्स होंगे उतने ही USDT वो प्रिंट कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं. अब एक्चुअली प्रिंटिंग होती नहीं है. इट्स जस्ट एवरीथिंग इज इन अ डिजिटल फॉर्मेट. सब कुछ ऑनलाइन होता है. USDT का बस ये है कि वर्क्स ऑन अ ब्लॉकचेन. ओमनी ब्लॉकचेन पे USDT काम करता है. अगेन डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज को गवर्नमेंट जो है या कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो फेवर नहीं करेगा. यू कैन टेक द केस फॉर गोल्ड. गोल्ड जो है इट हैज़ बीन मनी, साउंड मनी फॉर द पास्ट 5000 ईयर्स. स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया गया एंड फिर अगेन 1971 में भी केम इनटू अ फ्लोटिंग करेंसी स्टैंडर्ड या फिएट करेंसी स्टैंडर्ड, राइट. तो उसमें गोल्ड की बैकिंग का कुछ भी नहीं रह गई है. एवरी करेंसी इज अ फिएट करेंसी, उसकी बैकिंग में कुछ भी नहीं है. नाउ जो गवर्नमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, व्हाट दे मेजरली वांट इज़ कंट्रोल. उससे क्या है कि अगर करेंसी पे उनका कंट्रोल है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा ईजी है. अब अगर बिटकॉइन का हम केस लेंगे तो बिटकॉइन की सप्लाई को वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज बिटकॉइन का जो कोर प्रोग्राम है उसमें उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड है. और हार्विंग का इवेंट हम देखते हैं तो बिटकॉइन में क्या किया गया है कि एक डिफ्लेशनरी सिस्टम एक्चुअली जनरेट किया गया है जिसमें हर कुछ टाइम में अराउंड 4 years के पीरियड में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है. उस हाल्विंग में क्या होता है कि भाई हर ब्लॉक ट्रांजैक्ट करने के लिए जो बिटकॉइन एज रिवॉर्ड जनरेट होते हैं वो हर हाल्विंग के बाद उनकी जो अमाउंट है वो जस्ट हाफ होती जाती है. 50 से 25, 25 से 12.5, अगैन 6.25. सो दिस इज़ बेसिकली अ डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म जिससे टाइम के साथ बिटकॉइन को हम एक डिफ्लेशनरी एसेट कंसिडर कर सकते हैं. सो हम ये मान सकते हैं कि भाई टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी. अनलाइक फिएट करेंसीज जिनकी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इन द पास्ट 50 years, 60 years, 70 years जिस भी कंट्री की आप हिस्ट्री देखोगे वहाँ के आप नेशनल करेंसीज को, उनकी फिएट जो करेंसीज हैं, जस्ट हैव अ लुक एट द ग्राफ ऑफ द परचेजिंग पावर एंड यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम के साथ इनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती ही गई है एंड द रीज़न इज इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन के बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है. आई विल पुट सम लिंक्स इन द कार्ड्स ऑन द टॉप राइट. यू कैन हैव अ लिसन और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी आपको समझ में आएंगी.
सो जैसे गोल्ड के प्रोडक्शन पे या उसके एक्सप्लोरेशन पे गवर्नमेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं है, एंड बिकॉज गोल्ड इज अवेलेबल ओनली इन अ फाइनाइट अमाउंट, अचानक से गोल्ड की सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है, अगर उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, यानी कि वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से इन्फ्लेशन नहीं ला सकते हैं। अब हम सबको पता है कि भाई कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट या कोई भी रूलिंग पार्टी आती है, उसका हमेशा यह रहता है कि भाई दे वांट टू शो कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक वेलफेयर के लिए वो प्रीवियस पार्टी से ज़्यादा है। उसके लिए क्या किया जाता है, हर जो नई पार्टी आती है वो और ज़्यादा नए पब्लिक प्रोग्राम्स, नए पब्लिक स्कीम्स लेके आती है, नई सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि हम इतना स्पेंड करेंगे इस सर्विस के लिए, हम इतना स्पेंड करेंगे उस सर्विस के लिए, दिस एंड दैट। बट इन सारी चीज़ों के लिए भी बजट कहाँ से आ रहा है, इन सारी चीज़ों की फाइनेंसिंग आप कैसे कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट लुक एट द बजट डेफिसिट ऑफ योर नेशन। फिस्कल पॉलिसी जब भी वो लाते हैं तो जस्ट लुक एंड सी कि आपके नेशन की जो अर्निंग है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है या कम है। अगर एक्सपेंडिचर से अर्निंग ज़्यादा है इट्स वेल एंड गुड, अगर कम है इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि क्या होगा कि जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो उसमें कुछ पैसा ऐसा भी तो बचना चाहिए जिससे वो अपने डेट को सर्विस कर सके। अब ऐसा है नहीं कि भाई कोई भी नेशन ऐसा जो बिल्कुल ही डेट फ्री है, किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से या दूसरी कंट्रीज से किसी न किसी ने डेट लिया है, और देयर आर इवन सम क्रेडिट लाइंस दी जाती हैं जिसमें कुछ सर्टन सर्विसेज के लिए ये रहता है कि भाई इस नेशन से आप इस टाइप की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ले सकते हो, और जो उसका पेमेंट है वो टाइम के साथ धीरे से बाद में किया जाएगा। बट अनलेस एंड अनटिल, जस्ट टेक योर ओन एग्जाम्पल, अगर आपको लोन पे करना है या आपने घर लिया उसका EMI का पेमेंट देना है, अनलेस एंड अर्निंग आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तब तक आपके पास कोई डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी। इफ़ यू आर अर्निंग 20,000 और आपका जो एक्सपेंस 25,000 का है तो आप -5,000 में हो ना। बट इस कंडीशन को अगर आप जस्ट रिवर्स कर देते हो तो 5,000 रुपीज़ जो आपके पास बचता है दैट इज़ बेसिकली योर डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप अलग अलग तरीके से और वेज में यूज़ कर सकते हो। किस वे में यूज़ कर सकते हो, भाई कुछ अपने शौक की चीज़ ले ली, या पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या आपके ऊपर कोई लोन है तो यू कैन पे द EMI और द इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। तो गवर्नमेंट्स को तो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑब्वियसली कभी भी नहीं पसंद आया, बिकॉज अगेन वहाँ पर गोल्ड की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते और मन मर्जी के हिसाब से वो खर्चे नहीं कर सकते, या ज़बरदस्ती का वो डेट नहीं ले सकते अपने ऊपर। फाइनाइट अमाउंट है, या फाइनाइट अमाउंट ही एज एक्सपेंडिचर यूज़ कर सकते हो। सो गोइंग बाय द सेम लॉजिक, देयर इज लिटिल टू नो चांस कि भी जो गवर्नमेंट्स है या इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिटकॉइन को एज अ वर्ल्ड करेंसी लेके आएंगे। अगर बिटकॉइन को वो एज अ वर्ल्ड करेंसी लेके आते हैं, अगेन इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी ए रियली बिग प्रॉब्लम फॉर दैम, क्योंकि एक तरीके से ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इनको इन्फ्लुएंस करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पावर दैट दे पोजेस ओवर द पीपल। लोगों के ऊपर इनका जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, जो कंट्रोल है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को यूज़ करके उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आप एक सोशलिस्ट सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पर साउंड मनी के साथ वो चीज़ करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पर क्या है कि साउंड मनी जो है वो एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज ओनली दोज पीपल हु आर एबल टू क्रिएट वेल्थ या ओनली दोज पीपल हु आर एबल टू क्रिएट वैल्यू कैन एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ दैट मनी। वो ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता जिनका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट है ही नहीं इकोनॉमी में, या फिर वो सोसाइटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट या कोई भी रूलिंग अथॉरिटी जो है वो जस्ट सामने वाले को प्लीज करने के लिए या पब्लिक को प्लीज करने के लिए वो ये नहीं कर सकती कि ओके आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी यू विल गेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड दिस एंड दैट सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि गवर्नमेंट को या रूलिंग अथॉरिटी को ये सोच के चलना पड़ेगा कि उनकी ट्रेजरी में जो मनी है वो फाइनाइट अमाउंट में है, वो ऐसी पर्पजलेसली किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आई एम मोर इन फेवर ऑफ साउंड मनी एंड आई थिंक एवरीवन शुड बी, बिकॉज वो एक जस्ट सिस्टम को सामने लाता है, या आप ये बोल सकते हो कि साउंड मनी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एक जस्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। So that is a really good thing, because I believe meritocracy में unless and until you are creating something of value, there is no reason for someone else to give anything to you that holds any value. Now needless to say, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके अगेंस्ट भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल कि बिटकॉइन की 50% से ज़्यादा जो माइनिंग होती है वो अकेले चाइना में होती है। सो इफ़ ऑल द माइनर्स इन चाइना they decide to corner the mining process, 50% से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है, and perform a 51% attack, so they might be successful. Obviously ऐसी किसी कंडीशन के इमर्ज होने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं, बट स्टिल एनीथिंग इज़ पॉसिबल। फिर भी अगर आप दूसरी क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करोगे, बीट इथेरियम, बीट रिपल, बीट नियो,
बिटकॉइन जो है उसे सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज माना जाता है। सबसे बड़ा मेजर रीज़न तो ये है कि भाई जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को क्रिएट किया था उसके बाद ही जस्ट डिसअपियर्ड, कंप्लीटली डिसअपियर्ड। एंड जो भी चीज़ अभी डेवलपमेंट जो चल रहा है बिटकॉइन के इकोसिस्टम में वो सब इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जो बिटकॉइन के इकोसिस्टम में वर्क कर रहे हैं और धीरे धीरे उसे टाइम के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी यू ऑलरेडी नो बिटकॉइन के ऊपर भी मैंने एक पॉडकास्ट डाला है, यू शुड लिसन टू इट। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी क्लियर होंगी कि भाई बिटकॉइन की जो डिफिकल्टी और टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है। सो ऐसा नहीं है कि यू जस्ट क्रिएट अ सिस्टम बाय अ माइनिंग रिग और उसमें आप लाइफ टाइम बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हो। नहीं, जैसी बिटकॉइन की प्रोडक्शन के लिए जो भाई उसकी डिफिकल्टी है वो जैसे ही इंक्रीज होगी वैसे ही आपको माइनिंग रिस्क को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। सो अभी वही चीज़ हुई है कि लास्ट टाइम हाल्विंग के बाद से जैसे उसकी डिफिकल्टी और ज़्यादा इंक्रीज हुई है तो बताया जा रहा है कि भाई चाइना में जो सबसे ज़्यादा अभी माइनिंग चल रही थी वहाँ पे लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सेटअप है माइनिंग रिग्स का, और जो न्यू सेटअप है वो एक्चुअली अभी वेस्टर्न कंट्रीज के पास ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। सो अभी ये हो सकता है कि भाई इस हाल्विंग के बाद से इन द कमिंग 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो माइनिंग आउटपुट है वो चाइना से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होकर यूएस, कनाडा और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इवन एशिया में इंडिया, साउथ कोरिया, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। अब बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है वहाँ पे मेजरली क्या है कि भाई जिन लोगों ने जिन टीम्स में उन्हें क्रिएट किया है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो पब्लिकली सामने आती हैं, तो ये माना जाता है कि भाई ऑल्दो ये बोलते हैं कि ये करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड हैं बट ये उतनी डिसेंट्रलाइज नहीं है जितना कि बिटकॉइन है, बिकॉज उनके जो ओरिजिनल फाउंडर या क्रिएटर थे नाउ ही हैज़ डिसअपीयर्ड। और उन्होंने जो कोडिंग की है, जो जेनेसिस ब्लॉक जब क्रिएट हुआ था उस टाइम पे जो भाई उसका कोर प्रोग्रामिंग है जो सातोशी नाकामोटो ने की थी वो वैसी की वैसी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। उसका जो वाइट पेपर है आज भी वो जस्ट एक सिंगल पेज का वाइट पेपर है जिसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया गया है या डिक्लेयर किया गया है कि भाई बिटकॉइन एक्चुअली है क्या, उसे क्यों क्रिएट किया गया है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। इफ़ यू गेट अ चांस यू कैन गो थ्रू द बिटकॉइन वाइट पेपर, बहुत ही सिंपल सा है। इफ़ यू कंपेयर इट टू द न्यू क्रिप्टो करेंसीज विच वी आर हैविंग, जिनके वाइट पेपर्स आप देखोगे 40, 50, 60, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके 100 and 200 पेजेस के भी वाइट पेपर्स हैं। सो इन अ वे एवरी क्रिप्टो करेंसी इज ट्राइंग टू मिमिक बिटकॉइन कि भाई कोई ऐसी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी एक वैल्यू है, बट ऐसा ज़रूरी है नहीं। अब वो एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाता है बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के, एंड उसके बारे में हम कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट अभी के टाइम पे अगेन साउंड मनी की जहाँ तक बात है, इट्स अगेन गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। बिटकॉइन को भी कंसिडर कर सकते हैं, सो गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। एंड देर इज़ नो चांस कि भाई जो गवर्नमेंट्स है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे विल एक्सेप्ट बिटकॉइन और इवन गोल्ड और इवन सिल्वर एज द वर्ल्ड करेंसी। कोई एक नई चीज़ आएगी, डिजिटल फॉर्म में ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एनीवे अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हैं, इवन जो मनी क्रिएशन का प्रोसेस है वो डिजिटलाइज हो चुका है। अभी ऐसा नहीं है कि भी प्रिंटर में आपको $1 billion या $1 trillion प्रिंट करना ही है। यू जस्ट एंटर सर्टन नंबर्स, आपको बस नंबर्स इनपुट करने कंप्यूटर में एंड बाय मैजिक करेंसी इज क्रिएटेड। सो दिस इज द स्टेट विच वी हैव कम टू। पहले के टाइम पे $1 trillion वाज अ बिग अमाउंट, बट अभी का आप सीन अगर देखोगे तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तो ऐसे ही प्रिंट हो रहे हैं बस। सो बी स्मार्ट, hedge yourself in an intelligent way, make sure you are exposed to sound money like gold, silver and bitcoin, और मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियोज क्या चल रहे हैं, किस वे में भी चीज़ें बदल रही हैं, किस तरीके से एक नया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम अभी क्रिएट हो सकता है, उस पर ध्यान देते हैं, बिकॉज अगेन ब्लॉकचेन का उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा ही। सो आई थिंक इट्स स्मार्टर टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद दीज थिंग्स। बाकी मैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम के साथ शेयर करता ही रहूँगा। सो दैट इज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर इन दिस रिकॉर्डिंग, and I'll see you guys in the next one. Till then, take care. Cheers.